नमस्कार, मैं हूं अंकित त्यागी और इस वक्त आप टाइम्स ऑन भारत पर सवाल पब्लिक का देख रहे हैं। पिछले 369 दिन के बाद किसानों का जो आंदोलन है वो औपचारिक तौर पर अब खत्म हो गया है। दिल्ली के बॉर्डर से वापस जाने की पूरी तैयारी है। 11 दिसंबर यानी कि कल किसानों ने जो ऐलान किया था कि वो बॉर्डर खाली करके अपने घरों की ओर निकल जाएंगे, अपने परिवारों के साथ जिनसे वो पिछले साल भर से ज्यादा से कई लोग ऐसे हैं जो मिल भी नहीं पाए, अपने घर समाज से वापस मिल पाएंगे। खबर पे आगे बढ़ने से पहले 5 पॉइंट का जो एजेंडा है सरकार का, उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं और किसानों के बीच जो सहमति बनी है वो भी आपको समझनी होगी। लेकिन उसमें कुछ अभी भी इफ एंड बट वाली सिचुएशन है। कारण क्यों है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि किसानों का कहना है कि जो भरोसा सरकार ने दिया है उस पर वो कड़ी नजर रखे हुए हैं। उनका यह भी कहना है कि उन्हें कभी भी ऐसा लगा कि सरकार के मन में खोट है या सरकार अपनी बातों से पीछे हट रही है तो दोबारा आंदोलन को सुचारू रूप से शुरू करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी पर हम आज का सवाल पूछ रहे हैं। आज का सवाल पब्लिक का इस बात पर है कि क्या पूरे 1 साल के आंदोलन के बाद किसानों को क्या हासिल हुआ, और सरकार जो कि पहले कहती रही बिल्कुल आपके लिए अच्छे कानून हैं, इसको वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता, उसने क्या पाया। लेकिन उससे पहले आज की टॉप 3 हेडलाइंस जो हैं वो आपको बता देता हूं। हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का आज दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले दिल्ली में जनरल रावत की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ी। भारत में ओमाइक्रॉन के कुल 32 केस अब हो गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 केस सामने आए हैं। सूत्रों के हवाले से कल ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें नीति आयोग और दूसरी बड़े संस्थानों के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। अभी तक देश में ओमाइक्रॉन वेरिएंट में किसी की भी मौत की खबर नहीं आई है। समिट फॉर डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंदुस्तान का लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, हमें कोई दबा नहीं सकता। लोकतंत्र पर यह बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुलाई थी। इसमें भारत सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। चलिए अपने मुद्दे पे वापस लौटते हैं। किसानों ने दिल्ली बॉर्डर से लौटने का फैसला कर लिया है। यह सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी क्लैरिटी है नहीं। बाद में एक संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है वो 15 तारीख को की जाएगी, उसमें और कुछ क्लैरिटी आएगी। हालांकि इस दौरान एक बात जरूर देखी गई कि कभी आंदोलन का जो मुख्य चेहरा राकेश टिकैत थे, योगेंद्र यादव ने उन्हें कल कहा कि ये हमारे आज लास्ट बैट्समैन है। जब आंदोलन खत्म होने लगा तब टिकैत की भूमिका को लेकर एसकेएम के नेताओं के बीच क्या कुछ विरोधाभास था, इस पर भी बात करेंगे। कई ऐसे बयान सामने आए जिसे सुनकर ऐसा लगा कि मानो आंदोलन किसी ना कहीं इसको कुछ लोग नहीं चाहते थे कि अब इसकी पूरी तरीके से समाप्ति हो। क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद था, इस पर भी बात करेंगे। खास तौर से पंजाब को लेकर हम आपको आंदोलन खत्म होने के बाद पंजाब के 2 बड़े नेताओं के बयान भी सुनवाते हैं। सुनिए उन्होंने पहले क्या कहा, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। एक तो मानना पड़ेगा भी बहुत बड़ी जीत हुई है। जो थोपे थे तीनों कानून उसको झुका दिया मोदी सरकार को, किसान मजदूर और जितने भी किसान संगठन हैं उन्होंने। लेकिन एक नया मॉडल सामने आया है, पीएम मोदी मॉडल, जो
तो इस पार्लियामेंट की उसको कोई लिहाज है, ना विधानसभा की, ना किसी मतलब किसी भी लोगों की जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जो भी प्रणालियां बनी हैं उसकी कोई परवाह नहीं। 12 आमने सामने की बैठकें हुई, 13वीं बैठक हो नहीं सकी। एसकेएम 10 से ज्यादा कई जो है वो बैठकें कर चुका है। नतीजा क्या निकला? आश्वासन पर अभी भी पूरा खेल टिका हुआ है। किसानों पर जो केस है उसकी वापसी अभी कम से कम होती शुरुआत नहीं हुई है उसकी। तो ये आंदोलन बाद में उसके बाद खत्म हो गया है। बिजली के बिलों की अगर आप बात करें, जो बिजली को लेकर था, उस पर भी अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही हैं। पराली को लेकर पहले से ही सरकार किसानों की जो मांग थी उसको मान चुकी थी। एमएसपी पर जो गारंटी है उस पर भी अब बातचीत शुरू होगी। इसके सैद्धांतिक रूप से सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में सहमति बन गई है। तो फिर आज का पहला सवाल यही है कि इस आंदोलन से मिला क्या? क्या 1 साल के संघर्ष के बाद भी किसान वहीं पर नहीं खड़ा जहां से उसने शुरू किया था? किसान पहले जहां फसल बेचते थे वहीं बेचेंगे। पहले जो समस्याएं थी वो शायद अभी भी बनी हुई हैं। आज यही मुद्दा सवाल पब्लिक का है और इसी पर बात करेंगे। तो आज के हमारे सवाल, 369 दिन के आंदोलन के बाद किसानों को क्या हासिल हुआ? क्या बीजेपी से किसानों का जो गुस्सा है, मोदी जी से जो गुस्सा है, वो शांत हुआ? आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? ये मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा? इन सब चीजों पर बात करेंगे। इस वक्त मैं सीधे अपने जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं। हमारे साथ योगेंद्र यादव जुड़ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के एक बड़े चेहरे रहे, एक इस पूरे आंदोलन के एक बड़े नेता रहे। और साथ ही साथ हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष भारतीय किसान समाज के। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी से हैं इस वक्त, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब पे एक अगर आप मुझे मिनट और दें तो मैं सीधे आपको इस वक्त अपनी सहयोगी हर्षा के पास लिए चलता हूं। हर्षा, जो बॉर्डर्स हैं जो किसानों के, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर, वहां से लगातार रिपोर्टिंग करती रही है। हर्षा, आज माहौल क्या है? कल 11 तारीख से वापसी की बात कही गई थी, जो पैकिंग का एक जो जिसको माहौल कहते हैं, कि क्या तैयारी शुरू हो चुकी है अपना बोरिया बिस्तर समेट के घर वापस जाने की? अंकित, देखिए, हमने यहाँ आने के बाद कई सारे किसानों से बात की है। फिलहाल अगर आपको बात करें तो टेंटों को हटाने का जो सिलसिला है वो अभी तो नहीं शुरू होगा। कई किसानों ने कहा सुबह से शुरू करेंगे, लेकिन अंकित आपको गाने बजाने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अगर आपका फ्लाईओवर के ऊपर आपको दिखे तो फ्लाईओवर के ऊपर लाइट्स भी दिखाई दे रही होंगी। डीजे ऊपर लगाया गया है, यानी कि सेलिब्रेशन जो है फुल ऑन यहाँ पे चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें, बहुत काफ़ी तेज वॉल्यूम में डीजे का ऊपर महिलाएं, पुरुष, किसान, बच्चे सब नाच करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब अपनी विक्ट्री मान रहे हैं। और अगर यहाँ की अगर आपको बात बताएं तो शायद सुबह से लगता है कि टेंट को हटाने का सिलसिला शुरू होगा। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है, आप लोग कब से टेंट को हटाना शुरू करेंगे, कब से निकलना शुरू करेंगे अपने गाँव की तरफ? मैम, कल से शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा और ये लास्ट तो है ही नहीं, समझ रहे, जा रहे हैं अब खुशी में जा रहे हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत खुश है, लग रहा है कि जीत हो गई है। राकेश टिकैत कहीं ना कहीं असमंजस में भी थे, वो तो कह रहे थे आंदोलन अभी नहीं खत्म करेंगे, मतलब वो एसकेएम के साथ उनका नहीं बन रहा था, जो एसकेएम चाह रहा था उससे वो नहीं मान रहे। नहीं, छोटे छोटे पॉइंट थे वो सॉर्ट आउट नहीं हुए थे और आज वो हो गए हैं, हमारे क्लियर हो गए हैं, नहीं समझ रहे। छोटे छोटे पॉइंट थे, वो ट्रैक्टरों का मसला था थोड़ा सा, और वो एफआईआर का था, तो अब वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही गई है, तो जीत गए, काले कानून रद्द हो ही गए। एमएसपी की गारंटी के लिए कमेटी बन गई है, वो हम उसमें हम हैं ही खुद। ये कहा जा सकता है कि किसान जिन मुद्दों के साथ यहाँ पे शुरू में आके बैठे थे वहीं पर ही पहुंच गए हैं, यानी कि कुछ बेहतर नहीं हुआ आप लोग के लिए, कुछ हुआ नहीं, वही का वही सब कुछ है। अब वापस जाके वैसे ही खेती करेंगे, जैसे खेती करते हुए आ रहे थे पहले से, ऐसे ही खेती करेंगे। सरकार ने हमें दिया भी कुछ नहीं, जो कानून बनाए थे वो वापस लिए है। ऐसा काम किया है कि हमने परचून की दुकान पे से जाके माचिस ले ली और उसने माचिस वापस ले ली, वो वाला काम हुआ ना, हमें कुछ मिला ना उसे कुछ मिला। खुश है अभी आप वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस जाएंगे, वापस जाएंगे। 15 तारीख तक हम लोग सभी चले जाएंगे यहाँ से।
अभी कल से टेंट हटना शुरू हो जाएंगे सारे? कल से कुछ करेंगे, ऊपर से करेंगे कुछ, थोड़ा सा हल्का सा हटाएंगे। ठीक है हर्षा। और उसके बाद में सहज सहज अपना हटा लेंगे, क्योंकि टाइम लगेगा, जमे हुए हैं, काफी टाइम लगता है। तो अंकित, यहाँ पे जी, बिल्कुल। तैयारियां कल से शुरू होंगी। ये जो बात, हाँ, कल से तैयारी जरूर शुरू होगी, पर ये जो बात कही इन्होंने, मैं योगेंद्र जी के पास लिए चलता हूँ। योगेंद्र जी, माचिस की डिबिया खरीदी थी, माचिस की डिबिया वापस हो गई, लिया दिया क्या? किसान तो वहीं शून्य पे खड़ा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि 1 साल बाद, 369 दिनों के बाद किसान के जीवन में बदलाव क्या आया, उन्हें क्या कहेंगे आप? अंकित, मैं माचिस की डिबिया पे जरूर आऊंगा, लेकिन मैं देख रहा था कि आपके यहाँ किस तरह की भ्रामक चीजें आप चला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत को साइडलाइन किया गया, साइड पर बैठे योगेंद्र ने कहा आखिर में बोलेंगे। अरे आप पत्रकार हैं, ऐसी अगंभीर चीजें क्यों चलाते हैं मेरे भाई? मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, राकेश जी थोड़ा लेट आए, साइड की चेयर खाली थी, मैंने कहा नहीं नहीं आप यहाँ सेंटर में आइए, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, जहाँ हूँ वहां बैठ जाता हूँ। लोग शालीन हो सकते हैं, शायद आपको अजीब लग रहा है बात सुन के, और चूंकि मैं जानता हूं प्रेस वाले चाहते थे कि राकेश जी को सुना जाए, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हमारे सबसे वरिष्ठ साथी बलबीर सिंह राजेवाल जी बोलेंगे जी। और कई बार क्या होता है, दो प्रमुख वक्ता अगर बोल लेते हैं तो फिर प्रेस का अटेंशन हट जाता है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं सारी चीजों को। तो मैंने कहा कि देखिए अभी राकेश टिकैत जी को हम बचा के रख रहे हैं, वो आखिर में बोलेंगे। इस पे क्या क्या आप मीनिंग निकाल रहे हैं, क्या क्या खेल कर रहे हैं? ये क्योंकि खेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक गंभीर दिन इस तरह की शरारत अच्छी बस इतना आपको कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हो सकता है कि हम इसके कुछ मायने जरूर निकले, पर खेल, योगेंद्र जी आपको पता है मैं खेल नहीं करता हूं। ये सिर्फ जो चर्चा चल रही थी मैंने वो आपके सामने रखी, मैंने आपके सामने रखी। आप उसका जवाब जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे दे सकते हैं। खेल नहीं करेंगे, ये तो वही टाइम्स नाउ वाले खेल शुरू कर दिए फिर आपने, उसी तरह की शरारती पत्रकारिता। इसे पत्रकारिता कहां कहा जाता है? खैर आप सवाल पूछिए, मैं तो बता रहा था, क्योंकि मैं पढ़ रहा था और पढ़ के मुझे लग रहा था, हंसी आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये पत्रकारिता हो रही है इस देश में। क्योंकि मैं तो इसका चश्मदीद गवाह हूं उस चीज का जो हो रही थी, और इस तरह की सस्ती चीजों को यहां प्रेजेंट किया जा रहा है। मैं बेहद दुखी हूं। चलिए आप प्रश्न पूछ, माचिस का जवाब आपको मैं दे देता हूं। माचिस का ये है, अगर कोई जबरदस्ती मेरी जेब के अंदर, मैं मांगू मिठाई और मेरी जेब के अंदर माचिस डाले और कहे कि माचिस रखनी होगी, नहीं रखोगे तो देख लो, मैं जानता हूं तुम्हें माचिस चाहिए थी, मिठाई नहीं चाहिए थी, और अगर मैं उसको कहूं कि निकाल माचिस, मेरे सामने निकाल और अपनी जेब में डाल, ये मेरे आत्मसम्मान की विजय है। ये बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी विजय है। आप जानना चाहते हैं किसान ने क्या हासिल किया जी? इस 1 साल में किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया। किसान आज अपने आप को अन्नदाता कहता है, उसका बेटा कहता है नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। दूसरी चीज, किसान ने एकता पिछले 100 साल में, मैं गंभीरता से इतिहास भी थोड़ा पढ़ता हूं, पिछले 100 साल में इस देश के किसानों को इतनी एकता हासिल नहीं हुई है जिस तरह की आज संयुक्त किसान मोर्चा के प्लेटफॉर्म से हासिल हुई है, जिससे बहुत लोग परेशान हैं। मैं सोचता था आप लोग उनमें से नहीं होंगे, पर कोई बात नहीं है। नंबर 3, किसानों को राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ है। किसान तो हनुमान जी जैसे थे, ताकत असीम थी, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था उनकी ताकत कितनी है। आज किसानों को पता लगा है उनकी ताकत कितनी है, और इस देश के तमाम राजनेताओं को समझ आया है कि भाई कुछ भी करो, आगे से किसानों से पंगा नहीं लेना। ये बहुत बड़ी जीत है, और अगर आप ये नहीं समझते तो आप इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं समझेंगे। क्योंकि कोई कह सकता है पलट के, अगर गांधी जी ने तो असहयोग आंदोलन किया था, देश तो आजाद 1920 में नहीं हुआ, 1930 में भी आजाद नहीं हुआ, 1942 में आजाद नहीं हुआ, क्या मिला इन आंदोलनों से? उन आंदोलनों ने देश को आजाद होने से पहले मानसिक रूप से आजाद किया। आज किसान आजाद है, किसान ने अपने ऊपर सबसे बड़े हमले को रोक दिया है, ठीक है, अपने आने वाली नस्लों और फसलों को बचा लिया है, खेती पर कंपनियों के कब्जे को रोक दिया है। जो ये कर सकता है, इन 3 कानूनों को मोदी सरकार से वापस करवा सकता है, वो 30 कानून बनवा भी लेगा, ऐसे कई मुसीबतों को टाल भी लेगा। शहजाद पूनावाला, यही हौसला अब सिर्फ किसानों को नहीं, बहुत लोगों को भी है कि एक सरकार जो पहले शुरुआत में कहती रही कुछ भी हो जाए ये कानून तो वापस होने वाले हैं ही नहीं, और उसके बाद 7 महीने के बिल्कुल शांति के बाद मोदी जी आए और सीधे आके कहा कि माफी मांग के ये कानून वापस ले रहा हूं। समझा नहीं पाए कुछ भी उन्होंने कहा। कुल मिलाकर सरकार जहां से शुरू हुई थी वो भी शून्य पर आके खड़ी हुई दिखाई पड़ी, और उसके साथ साथ जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि अब हौसला ये है कि अगर कानून वापस करवा सकते हैं तो और बातें मनवा भी सकते हैं।
देखिए, मैं वैसे तो लोकतंत्र को एक सतत निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखता हूं और मुझे उम्मीद है योगेंद्र जी भी ऐसे ही देखते हैं। कोई स्थान नहीं, ये प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में सतत संवाद चलता है और संवाद के बाद परिवर्तन होते हैं। पर परिवर्तन होने का मतलब ये नहीं होता कि ये शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन जाए, बल प्रदर्शन का माध्यम बन जाए। और मुझे तो खुशी है कि आज अगर कोई भी वर्ग अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि लोकतंत्र में मेरी आवाज बुलंद है, तो ये एक उस नैरेटिव को तो ध्वस्त करता ही है कि ये सरकार किसी की सुनती नहीं है या ये सरकार का मुखिया तानाशाह है। तो मैं तो आज बहुत खुश हूं कि आज मेरे योगेंद्र यादव जी बहुत बुलंद आवाज से अपने हौसले को व्यक्त कर रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज उन्होंने स्वतंत्र लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिचायक और सर्टिफिकेट आपके माध्यम से इस देश में दिया है। और जो भी लोग कहते हैं कि यहां पर फांसीवादी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, तानाशाह है, तानाशाह तो किसी से डरेगा नहीं। तो मैं पहले तो साधुवाद देता हूं योगेंद्र यादव जी की इन बुलंद बातों का। जहां तक सवाल है क्या खोया क्या पाया, मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या पाया। देखिए, खोया कुछ नहीं है, पाया हमने ये है कि आज जो माचिस की डिबिया जो नहीं चाहते थे योगेंद्र यादव जी, उन्होंने अपनी जेब से निकाल कर रख दी। हमने भी उसको बहुत ही विनम्रता पूर्वक उस माचिस की डिबिया को वापस ले ली। परंतु आज एक चीज हमें यह भी पता चलती है अंकित जी कि पंजाब की सरकार किसानों की जेब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की माचिस की डिबिया डाल रही है और वहां पर जेल का प्रावधान है 5 वर्षों का। मुझे उम्मीद है कि इस माचिस की डिबिया को भी वापस किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि केरल में जहां पर मंडी नहीं है, और क्योंकि पूरा आंदोलन मंडी बचाने के लिए रहा है, तो केरल में जो माचिस की डिबिया इनके हाथों से, मिठाई की डिबिया इनके हाथों से छीन ली गई है, अब वहां पर भी मिठाई की डिबिया के लिए ये लोग आंदोलन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। महाराष्ट्र में भी है ऐसी व्यवस्था और पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है, वो कांग्रेस की सरकार माचिस की डिबिया नहीं थमाएगी। और महाराष्ट्र में 2200 किसानों ने आत्महत्या की, छत्तीसगढ़ में 200 किसानों ने शहजाद, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, किसानों के लिए भी हम लोग चिंता करेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किसान नेता चिंता करेंगे नहीं करेंगे, पर सरकार की जैसे चिंता को आपने बिल्कुल अब गोल घुमा के हमें बता दिया कि देखिए कितनी बढ़िया लोकतंत्र की विजय थी। वो लोकतंत्र की विजय 700 से ज्यादा किसानों का जो दावा होता है जो मारे गए, उनकी जान के बिना गंवाए भी हो सकती थी। लोकतंत्र की विजय तब भी हो सकती थी जब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन आके कहते थे कि ये खालिस्तानी है, इनकी फंडिंग देखिए कहां से होती है, ये लोग जो हैं ये सब राजनीति से प्रेरित लोग हैं, इन्हें कांग्रेस बना रही है, कोई इनको मवाली कह रहा था। आपको नहीं लगता कि सरकार ने बहुत देर कर दी इस बात को समझने में, लोकतांत्रिक पूरे इस मामले को समझने में? देखिए अंकित जी, जहां तक मुझे याद है कि खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल तो रवनीत सिंह बिट्टू ने किया था, और मुझे जहां तक जानकारी है रवनीत बिट्टू जो है वो सांसद है कांग्रेस पार्टी के। बहरहाल हो सकता है कि किसी उनके शब्द को आप हमारे पे जोड़ रहे हैं, पर हमने किसी को खालिस्तानी नहीं कहा। हाँ, पर जिन लोगों ने भिंद्रनवाले का सपोर्ट किया, जिन लोगों ने कहा कि जैसे इंदिरा ठोक दी वैसे प्रधानमंत्री को हम मार देंगे, जिन लोगों ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे तो उम्मीद है कि केवल मैं और आप नहीं बल्कि योगेंद्र यादव जी भी उनके लिए वही शब्द इस्तेमाल करेंगे जो इस प्रकार के एजेंडा किसान के पवित्र आंदोलन में शामिल करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता योगेंद्र यादव जी इसके समर्थन में। दूसरी बात, जहां तक सवाल है कि जो जिन किसानों की जान गई, तो मैं तो कह रहा हूं कि पिछले 1 साल में कई किसानों की जान कई मुद्दों की वजह से गई है, और मुझे तो लगता है कि तमाम एक किसान भी अगर अपनी जान खोता है, चाहे वो महाराष्ट्र की नीति की वजह से हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की नीति की वजह से हो, चाहे वो राजस्थान की नीति की वजह से हो, हमें तो उसके लिए हमारा दुख प्रकट करना चाहिए। और इसीलिए हमारी सरकार ने कहा है कि हर राज्य सरकार इसकी चिंता करेगी, मुआवजा भी देगी और उनके लिए जो सही उचित जो मुआवजा है वो देगी। पर मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, योगेंद्र यादव जी से नहीं, महाराष्ट्र में 2200 किसान जो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए, क्या कांग्रेस पार्टी उनको शहीद मानती है? क्या कांग्रेस पार्टी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की माचिस की डिबिया को वापस लेने के लिए तैयार है? ये सवालों का जवाब मैं योगेंद्र यादव जी से नहीं चाहता, क्योंकि वो तो एक किसानों के आंदोलन के रूप में उन्होंने राजस्थान में भी बहुत मुद्दे उठाए, उन्होंने बाजरा के किसानों को एमएसपी नहीं मिलती वो मुद्दा उठाया है, तो मैं उनसे तो पूछ ही नहीं रहा। पर ये जो चयनात्मक तरीके से उठाते हैं किसानों के नाम पर, सियासतदान जो एक्टिव हो जाते हैं, उनसे मेरा कमाल की बात आज ये हुई शुरुआत में, अपने बाकी मेहमानों को भी
भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि योगेंद्र जी के नाम पर आपने कहा कि वो लोकतंत्र को मानते हैं, और आप बड़े दिनों बाद मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन से मिला हूं जिसने कहा कि ये किसानों का आंदोलन बहुत पवित्र था। शायद थोड़ा देर लगा इसको कहने पर, परंतु बात कम से कम आज ये हो रही है, ये अच्छी बात है। अंकित जी, भाई शहजाद भाई, मैं आपको पवित्र शहजाद भाई आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप लगातार 12 राउंड की बातचीत नहीं करते। उसके बाद शहजाद भाई भूल भी नहीं जाते ना, जनवरी से लेकर अभी तक भूल भी नहीं जाते। तारीफ की मुझे जरूरत नहीं है, जनवरी से लेकर अभी तक भूल नहीं जाते। इतने किसान मर जाते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। अगर इसी बारे में बात करते रहेंगे तो शायद इसमें बात अननेसेसरी हम लोग डिले हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि किसी बीजेपी के नेता ने इतनी जहमत उठाई नहीं जितनी आपने उठाई है। लेकिन करणवीर चौधरी जी, आप अध्यक्ष हैं भारतीय किसान समाज के, मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक बड़ा तबका किसानों का ऐसा है जिसको लगता था कि ये जो कानून है ये ठीक है। उसमें कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम भी जाके प्रदर्शन कर देंगे। आपको अब ऐसा लगता है कि ये आपकी हार हुई और एक किसानों के एक वर्ग की जीत हुई, यानी कि किसानों में कहीं ना कहीं दरार हुई इस बात से? आज का संगठन का अध्यक्ष हूं, किसान संघ नहीं है। दूसरी बात यह है कि हार और जीत दो शब्द आपने कहे हैं। जीत उनकी हुई है जिनके नुकसान व्यापार का होने जा रहा था इन कानूनों के लागू होने से। हार उस किसान की जो आज तक लुटता रहा है बिचौलियों के द्वारा, वो तो पहले ही हारा हुआ था, तो वहीं के वहीं खड़ा है जहां हार के शोषण करवा रहा था। अब पुनः उन्हीं ताकतों के हवाले वो रहेगा। इसमें ईमानदारी की बात यह है, मैं एक सवाल आज आपके सामने रख रहा हूं कि इसी शोषण के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने पूरे जीवन भर इसी लड़ाई के लिए लड़ते रहे कि भाई किसानों को बाजार के शोषण करने वाली ताकतों से किस तरह छुटकारा मिले। तो या तो वो गलत थे और वो गरीब किसान गलत है जिसका शोषण हुआ है जी। पर करणवीर चौधरी जी, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? और हार की बात है, मैं किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? उन किसानों को जो आंदोलन कर रहे थे, या सरकार को, या सरकार को जिसने ये वापस ले लिए? जिनका आज तक शोषण हुआ और वो सड़कों पर नहीं उतर पाए क्योंकि उनका कोई संगठन, उनके पास कोई धन नहीं था आंदोलन के करने के लिए। और वो 88 नहीं 86% गरीब किसान वो है जिसकी जोत 2 एकड़ से कम है, उसका हमेशा शोषण हुआ है। आप एक बात और साथ में जोड़ लीजिए, हम पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की सुधार मांग करते आए हैं। हाँ। और जो कमेटी बनी है उसका हम स्वागत कर रहे हैं, पहले भी हमने कहा। लेकिन इसके साथ साथ उस किसान की क्या गलती है जो इस देश में 265 फसल पैदा करता है, दक्षिण में रबर पैदा करता है, काली मिर्च पैदा करता है, मसाले पैदा करता है, उत्तर पूर्व में हल्दी पैदा करता है, अदरक पैदा करता है, उसको एमएसपी मिलता नहीं है। मैं योगेंद्र जी के पास ये सवाल लेके जाऊंगा, पर उससे पहले पुष्पेंद्र सिंह जी, आप भी पूरे इस आंदोलन के दौरान आपने भी जो एसकेएम है और जो किसानों की बात सामने रखी, आज 1 साल के बाद जब आप वापस इसको पीछे पलट के देखते हैं तो आप इसको पूरे आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं किसान के लिए कल से क्या बदल जाएगा? वो तो अभी भी जाकर वैसे ही खेती करेगा। छोटा किसान के लिए उसकी जिंदगी में क्या बदल गया? देखिए अंकित जी, ये आंदोलन नहीं वो कर रहा था, लोकतंत्र की जीत, वो कर रहा था देश में, और देश की जनता का पेट भर रहा था, जीत है। चौधरी साहब ब्रेक लगा दो, आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। आपकी तकलीफ ये है, आपका माइक ऑफ कर दो। हाँ, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, ये किसी की हार नहीं है। और इस देश में जिस प्रकार की नीतियां किसानों के विरुद्ध बनाई गई हैं, उन सब चीजों का जवाब है एक किस्म का कि भाई जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में इतने बड़े वर्ग की मांगों का या उनके विरुद्ध आप नीतियां बनाएंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके आपको सही रास्ते पे लाने का काम जनता करेगी। और ये बाकी देश के अन्य वर्गों को भी एक संदेश है कि शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से यदि आप आंदोलन करें, तो चाहे कोई 300 सीटों वाला हो, चाहे 400 सीटों वाला हो, कोई 56 इंची हो, 560 इंची हो, वो सारी ताकत जो है वास्तव में जनता की ताकत होती है। जनता
जनता ताकत सौंपती है शासक को, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जनता को ताकत नहीं सौंपते हैं। ठीक है, उनका काम है सही नीतियां बनाना, सही निर्माण करना, ताकि जनता जो है अपने स्थिति उसकी सुधरे। और किसानों की समस्याएं सारी पटल पे आ गई हैं। अब आगे जाकर के भविष्य में किसी भी सरकार को किसानों की समस्या इग्नोर करना, नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के लिए तो ये शायद थोड़ी दिक्कत वाला समय नहीं रहा होगा। आपकी तो उम्मीद रही होगी गुस्सा इसी तरह से चलता रहे। अब अगर कहीं ना कहीं ये अभी चुनाव से पहले इसको मोदी जी ने वापस ले लिया, उसके बाद सरकार उनकी सारी मांगों को किसानों की मान भी रही है, मोर्चा भी समाप्त हो रहा है, किसान अपने घर भी जा रहे हैं, तो जितना गुस्से को भुनाने की कम से कम राजनीतिक तौर पे कोशिश होगी, आपको लगता नहीं वो थोड़ी कमजोर पड़ेगी? धन्यवाद अंकित भाई। और दाद देता हूं टाइम्स नाउ की कि समाजवादी पार्टी को क्या एहसास होता है, ये टाइम्स नाउ के ऊपर पता चल जाता है। जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा ने राकेश टिकैत को साइडलाइन कर दिया, ये आपकी पत्रकार ने बता दिया, और आपने बताया योगेंद्र जी ने माइक छीन लिया, और वैसे ही आपने बताया समाजवादी पार्टी को बड़ा दुख हुआ है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि आपको ऐसा दुख हुआ क्या? सर सवाल पूछा है, जवाब दे दीजिए। आपने ये नहीं पूछा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा कि किसान जीत गए, ये भी आप कह सकते थे। वो किसान नेताओं से पूछूंगा सर, राजनीतिक पार्टियों से पूछ रहा हूं कि उनकी राजनीतिक जमीन इसके बाद क्या बनेगी। अब आप बता दीजिए अपनी राजनीति की बात। आप उस पार्टी से पूछ रहे हैं जिस पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, जो किसानों की पार्टी। ठीक है। आप उस पार्टी से पूछ रहे हैं जिस पार्टी में सबसे ज्यादा चौधरी क्या कहते हैं पश्चिम में, जहां पे हम लोगों ने गठबंधन किया और जहां सबसे बड़ी रैली करी। आप उस पार्टी से पूछ रहे हैं जहां किसानों की राजनीति होती। और हम सर मैं उस पार्टी से भी पूछ रहा हूं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, जिसका पिछली बार पूरा सफाया हो गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हाँ, मैं उसी पार्टी से हूँ जहाँ पे हमने 4 बार सरकार बनाई है किसानों के। दुर्भाग्य की बात है कि आप चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह का नाम भूल गए। ये दुर्भाग्य की बात है कि चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह जो हमारी पार्टी से ना भी हो तब भी हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा के वो केंद्र है, उनका नाम आप भूल गए। ये वाकई अंकित जी कौन असली हितैषी है किसानों का और कौन नकली सियासतदान है। मुझे लगता है कि अगर आप चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह का नाम भूल जाते हैं और फिर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जवाब दे दीजिए आशुतोष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। शहजाद उन्होंने अपनी बात पूरी करने दीजिए। बने वो इस तरह की बात करेंगे तो हम लोग आगे बात नहीं बढ़ा पाए। चलिए आशुतोष जी, देखिए 2 चीजें देखिए। आज किसान जो है, किसान ने जो भी अपना फैसला लिया है, ये किसानों की बात है। और हम पहले बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी किसानों के साथ में खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन आज एक बात को समझना चाहिए कि इस आंदोलन से जो इम्पैक्ट निकल के आया है कि ये बहुत अच्छी तरीके से इस देश में सिद्ध हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। क्योंकि ना ही ये पूछते हैं किसी से और किसानों पे एक नए बिल ले आते हैं, और ना ही वापस लेते वक्त किसी से पूछते हैं। आज भी इन्होंने जो बात करी, मुझे याद है 2017 में जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे उत्तर प्रदेश में जी, तो 22 सभाओं में कहा कि 14 दिन के अंदर गणना का पूर्ण भुगतान हो जाएगा। वास्तविकता आज है कि पिछले साल में 4,448 करोड़ रुपए का बकाया है और इस वर्ष का लगभग 11,000 करोड़ रुपए गन्ना बकाया अभी। ठीक है। आज किसानों के पास सिंचाई के लिए बिजली नहीं है, बुआई के लिए डीएपी यूरिया नहीं मिल रही है, और आंदोलन रोकने के लिए तो आपने क्या क्या कर दिया। एनआईए लगा दिया, सड़कें खोद दी, दीवारें बना दी, सड़कों पे कील तक लगा दी। आप सोचिए आपने क्या किया है। ठीक है। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, फॉरेन फंडिंग, सर वो सारी चीजें मैं रुक जाए अंकित, मेरी बात पूरी नहीं हुई, वक्त देर में आए। 709 किसानों पे की शहादत हो गई। प्रधानमंत्री जो छोटे छोटे एक्टर्स का बर्थडे नहीं भूलते हैं, एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले इस देश का प्रधानमंत्री, जहां जय जवान जय किसान के नाम पे हम लोग मरते हैं। ठीक है आशुतोष जी, रत्नाकर जी को भी ले आता हूं, बहुत देर हो गई। आपने जो आपने बातें कही थी वो बातें मैंने उठाई भी हैं। शहजाद से मैंने वो सवाल पूछा भी था। अभी शहजाद पूनावाला ने बोला कि खालिस्तानी किसने बोला है। तो शहजाद भाई जरा देखिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। जनवरी 2021 में आपके ही और सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोर्ड के आपकी बोला था कि खालिस्तानी हैज इन्फिल्ट्रेटेड एंड आर पार्टिसिपेटिंग दिस फॉर्म प्रोटेस्ट। चलिए सर, आपने अपनी बात पूरी कर दी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की जमीन तो उत्तर प्रदेश में पहले ही पूरी तरह से खुदी हुई थी। पंजाब में शायद आपको उम्मीद थी कि इस पूरे आंदोलन से कहीं ना कहीं आपको समर्थन मिलेगा, कुछ फायदा होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपना बोरिया बिस्तर समेट के वहां से चल दिए।
अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी जब पूरा किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? तो अंकित जी, उम्मीद करता हूं कि आप बिना किसी के मेरे बोलने आए बिना मुझे बोलने का मौका दें। सबसे पहले मैं जनरल बिपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए सारे लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं आपके चैनल पे। पंजाब के लिए आप परेशान मत होइए। जो योगेंद्र जी ने कहा ना कि माचिस अच्छी थी, पता नहीं ये लोग इतने सहिष्णु क्यों हैं कि माचिस बोलते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं। अरे भाजपा बम रखती है, बम, किसानों के चिथड़े उड़ जाए। ये जो आपके भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, थोड़ा याददाश्त अपनी मजबूत कर ले। 5 मार्च 2013 को शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल पेश किया, पास किया। कांग्रेस और विपक्षी दल बहिर्गमन कर गए थे और पास करने के बाद इन लोगों ने उसको लागू करने की कोशिश की, लागू नहीं हुआ। हमारी सरकार ने इनकी तरह सदन का समय नहीं वेस्ट किया, उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया। ये बम उसने उस समय इन लोग ने रखा था 5 मार्च 2013 को। रत्नाकर जी, पर आपका जो कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था 2019 में, वो भी कुछ ऐसे ही बातों के बम की बात कर रहा था। वो शायद आप भूल गए, आपके सेंट्रल लीडरशिप को याद नहीं रहा। योगेंद्र जी को भी पता है ये बात कि कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह के बिल को लाने की बात कर रही थी। मैं पंजाब पे बोल रहा हूँ, आपने पंजाब में पूछा जी, नहीं सुनना है तो चुप करा दीजिए। सर मैं किसी को चुप नहीं कराता हूं, आपको पूरा हक है बोलने का। सुन लीजिए, ये बम जब वहां सफल नहीं हुआ ना, तो मोदी जी आए तो एटम बम ला दिया गया। किसानों ने क्या पाया जान लीजिए, किसानों ने आतताई सरकार को घुटने के बल झुका दिया। किसानों ने अपना गौरव पाया, किसानों ने अपना आत्मसम्मान पाया, किसानों ने उस चीज को निकाल के वापस लेने को मजबूर किया जो उनके मुंह में जबरदस्ती डाली जा रही है। हाँ जी, किसानों ने जो बम दे रहे थे ना, उस बम को मोदी जी को कहा कि अपने हाथ। मैं तो इस बात से सहमत हूं, किसानों ने बहुत कुछ पाया। मैं तो आपसे पूछ रहा था कि आपकी पार्टी ने खोया पाया में कुछ शून्य में तो नहीं रह गई। सरकार क्या पंजाब में चुनाव हो गए, या आप पंजाब का पहले से आंकड़ा लेके आ गए हैं कि इतना ही मिल रहे? मुझे तो नहीं लगता त्यागी जी। आने दीजिए पंजाब का चुनाव ना। ठीक है, पंजाब का चुनाव आएगा, उससे भी देख लेंगे योगेंद्र जी। आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं किसानों के कंधों पे चढ़ के कोशिश तो कर रही हैं कि अपनी कुछ जमीन जरूर तलाश लें। इसीलिए मैं सबसे अलग अलग पूछ रहा था, किसानों को क्या मिला वो आपसे पूछा, पॉलिटिकल पार्टी से क्या मिला वो उनसे पूछ रहा था। पर जैसे कि आप योगेंद्र जी, जो एक शहजाद, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे पता है आपसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे, मैं आपको पूरा मौका दूंगा उसके जवाब देने का। पर योगेंद्र जी, मैं आपसे बोला है अगर मुझे एक मौका मिल जाता, मैं आपके शहजाद, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मैं एक बार योगेंद्र जी से सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद आप योगेंद्र जी के पास एक जरूरी बात इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी से आशुतोष जी गिना रहे थे कि किसानों के लिए कितनी दिक्कतें हैं। उनकी दिक्कतें तो योगेंद्र जी खत्म नहीं होंगी इस आंदोलन से। तो बस मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जब किसान अपने घर वापस जाएगा तो कल वो जब शुरू करेगा अपनी खेती, उसका जीवन में बदलाव तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो कुछ लोग यही कहेंगे कि इसी वजह से टेंजिबल्स जो हैं वो क्या होंगे इसके। अंकित भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। किसान, ऐसा नहीं है कि इन 3 कानूनों के आने से पहले किसान की जिंदगी शानदार थी, बिल्कुल नहीं थी। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पहली सरकार है जिसने किसानों के साथ धोखा किया, नहीं, इससे पुरानी सरकारों ने भी किया था। ऐसा नहीं है कि 3 कानून खत्म होने भर से किसानों की जिंदगी शानदार हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। दुनिया में किसी भी आंदोलन, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज के साथ ऐसा कतई नहीं होता है। किसानों का संघर्ष बहुत लंबा है, इसीलिए हमने कल बिल्कुल स्पष्ट कहा, बिना लाग लपेट के हमने कहा कि मोर्चा उठा रहे हैं, आंदोलन जारी रहेगा। ये प्रोटेस्ट, ये एजिटेशन खत्म, लेकिन मूवमेंट जारी। और मूवमेंट जारी इसीलिए रहेगा कि पिछले 70 साल से इस देश में किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ है। पिछले जितनी भी सरकारें थीं, उन्होंने इस देश के अच्छे खासे स्वस्थ किसान को अस्पताल में पहुंचा दिया। मोदी जी का श्रेय इतना है कि उन्हें अस्पताल वाले को उठा के आईसीयू तक पहुंचा दिया। तो मैं खाली आईसीयू वाले को दोष क्यों दूं, अस्पताल वाले को भी दोष दूंगा। इस देश की पिछले 70 साल की नीतियां किसान विरोधी रही हैं। कोई कह दे कि एक झटके में ठीक हो गई और किसान बढ़िया हो गया, कतई नहीं है। बहुत लंबा संघर्ष। और मैं आपको और ईमानदारी से कह दूं, आप टीवी में कई बार न्यूज ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, एमएसपी पर हमें कुछ भी ज्यादा हासिल नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है यहाँ पुष्पेंद्र भाई बैठे हैं, वो भी तस्दीक करेंगे कई बात की, इन्होंने कहा भी था
एमएसपी पर अभी तो हमें बस आप समझिए पांव टिकाने भर की जगह मिली है, इससे फालतू कुछ नहीं मिला है। मैं ये भी कह दूं कि जो सरकार ने कमेटी बनाई है, मुझे नहीं लगता इससे कुछ भी विशेष हासिल होगा। इस देश में किसानों को कमेटियों से कभी कुछ नहीं मिला है, ना आज मिला, ना 20 साल पहले मिला, ना 50 साल पहले मिला। तो एमएसपी के लिए संघर्ष करना होगा। बस इतना समझिए कि एक जो बड़ा खतरा था वो टाल दिया। आप कहेंगे खतरा टाल दिया तो क्या बड़ी बात कर दी? बड़ी बात ये है कि किसान ने अपने आप को किसान समझ लिया। किसान ने जो पहले हाथ खड़ा करता था ना, उसकी 5 उंगलियां 5 दिशा में जाती थी, उसने अपनी मुट्ठी बांधना सीख लिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। समय मिले थोड़ा सा गांधी जी को पढ़िएगा। इस देश के सच्चे और पहले आंदोलनजीवी गांधी जी थे। वो बार बार कहते थे किसी भी आंदोलन का असली हासिल वो नहीं होता है कि आपने नमक के कानून अगर बदल जाता तो देश को क्या हासिल हो जाता, कुछ नहीं मिल रहा था। नमक इस देश की जीडीपी का 0.01% भी नहीं होता। हासिल ये था कि हिंदुस्तानियों ने ये सीख लिया कि एक कानून तोड़ सकता हूं मैं अन्याय के विरुद्ध। ये जरूरत है, किसानों को ये हासिल हुआ है। बाकी लड़ाई तो बहुत लंबी है, हमें लड़नी पड़ेगी, हम जानते हैं। पर शहजाद, इससे जो सरकार की इमेज थी, एक रिफॉर्मिस्ट इमेज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, बड़े बोल्ड डिसीजंस लेने की जो एक इमेज थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको भी धक्का लगा है। अब क्या क्योंकि बाकी लोग अब सीधे सीधे बात करने लगे हैं, चाहे 370 हो चाहे सीए हो, हम सब प्रोटेस्ट करेंगे और वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। एक इमेज जो है नरेंद्र मोदी सरकार की, उसको धक्का नहीं लगा इससे? देखिए, पहले तो आप तय कर लीजिए कि या तो ये सरकार तानाशाह है और इसीलिए किसी की बात नहीं सुनती, या तो ये सरकार लोकतांत्रिक है और इसीलिए अगर संवाद होने के बाद एक फैसला लिया जाता है तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरह है और उसमें छवि कैसे दिखती है कैसे नहीं दिखती है। लोकतंत्र में तो आगे पीछे करने का एक पुराना रिवाज है। कई बातें आगे होती हैं, कई बातों को पीछे लेना पड़ता है जब जनता को लगता है या किसी वर्ग को लगता है कि वो उनके हक में नहीं है। तो इससे छवि की इमेज प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं पूछना चाहता हूं 2-3 सवाल, जो बातें मैं चाहता था पहले ही पूछूं पर उस मौका नहीं मिला। देखिए, जिन लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेताओं का नाम जुबान पर नहीं है, चौधरी चरण सिंह का नाम ये भूल गए, परंतु जिन्ना का नाम तो इनको याद है। अगर जिन्ना का नाम क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या किया था, कितना भुगतान वो करते थे। सुनिए एक सेकेंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। अगर आप मेरा समय सुरक्षित नहीं रखेंगे, रुक जाइए आशुतोष जी, बीच में बोलेंगे, रुक जाइए। कौन लोकतांत्रिक है? कहां पहुंच रहे हैं? अब मुझे अपनी बात रखने दीजिए, उन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए। देखिए अंकित जी, इस डिबेट के कंडक्ट से आशुतोष जी, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। 30 सेकंड और उनके पास समय दे रहा हूं। अपनी पूरी बात उन्हें निश्चित कहने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा उस पर बात करने का। मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं दे। शहजाद, खत्म कीजिए अपनी बात को जी। तो हाँ अंकित जी, हाँ मैं अपनी बात पूरी रखूंगा। आपने कई सारे आरोप लगाए हैं विपक्ष के लोगों ने। मैं सवाल एक पूछ रहा हूं कि देखिए, कितना टन ये लोग वीट प्रोक्योर करते थे, कितना खरीदते थे? ये 7 लाख मेट्रिक टन खरीदते थे उत्तर प्रदेश में, आज 56 लाख मेट्रिक टन खरीदा जा रहा है। ये कितना, जब यूपीए की सरकार थी तो एमएसपी को मनमोहन सिंह ने कहा था, और झूठ बोल रहा हूं तो आप गूगल कर लीजिएगा, कि एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये योगेंद्र जी से भी पूछ लेना, ये रघुराम राजन और मनमोहन सिंह ने कहा था। यहां पर रत्नाकर त्रिपाठी अभी जो बैठे हैं वो हमें कह रहे हैं एमएसपी के विषय में। इन्होंने स्वामीनाथन कब 2013 में ले आए, तो आपने उसको गहना बनाकर, इस बम को अपना गहना बनाकर क्यों रखा है? क्यों वापस इसको किया नहीं? क्यों उसको हटाने का काम नहीं किया है? मुझे एक बात बताइए कि आज तक वो 2013 का कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मानते हैं। पर शहजाद, यही बात तो शायद योगेंद्र यादव भी कह रहे थे कि एक सरकार को दोष नहीं दे रहे, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है विभिन्न सरकारों का, जो किसान विरोधी नीतियां उनकी रही हैं। आप कह रहे थे कि आप तय कर लीजिए कि हमारी सरकार को आप लोकतांत्रिक मानते हैं या तानाशाह मानते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इस सरकार को वो देखते हैं कि इलेक्शन के हिसाब से चलने वाली और झुकने वाली सरकार है। इलेक्शन में नफा और नुकसान देखकर सरकार अपने फैसले लेती है। अंकित जी, मैंने तो चारों की बातें सुनी और योगेंद्र यादव जी ने जो भी कहा, हमने उनकी बातों को, संयुक्त किसान मोर्चा की बातों को सुना और उस पर जो इनके मन में था उसको हमने किया वादा पूरा। ठीक है। अब यहां पर मैं एक आपको बोलता हूं, योगेंद्र जी एक बार मांग कर ले रत्नाकर जी से कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो पंजाब का है वापस ले लो। रत्नाकर जी किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे वो आपको दिखाई देगा, वो नहीं करेंगे। योगेंद्र जी से मैं दरख्वास्त करता हूं, एक बार रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कि कांग्रेस ने लागू किया। नहीं, कूड़े में फेंका तो हटा दीजिए ना। कूड़े में फेंकने से क्यों आपने उधर तक क्यों रखा है, उसको हटा दीजिए।
योगेंद्र यादव जी से मैं दरख्वास्त करता हूं एक बार मैं जब योगेंद्र जी पे वापस आऊंगा तब उनकी बात सुनेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे साथ बने रहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं समझने की, राजनीति के तौर पे राजनीतिज्ञों को, पार्टियों को क्या मिला और किसानों को इस आंदोलन से क्या हासिल हुआ। छोटा सा ब्रेक लेने वापस आ रहे हैं। पर नहीं चलाने की हमारी तो कोई, मेरी तो कोई खास तौर से कोशिश नहीं रहती। सबकी जरूरत है, सबसे सवाल पूछे जाएं और उसके जवाब हमारे पास आए। आशुतोष जी, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आपको कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको याद भी नहीं है गन्ने के लिए आपने क्या किया, आप जिन्ना पे चले जाते हैं। कुल मिलाकर, जैसे मैं शहजाद से पूछ रहा था कि इस सरकार को इलेक्शन के टाइम में ही किसान याद आते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए अलग क्या है इसमें? आपको भी लग रहा था कि इसको पूरे तरीके से भुना लिया जाए, इसी वजह से जयंत चौधरी के साथ आपका अलायंस भी होता दिख रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना है आपको, इस वजह से जयंत चौधरी आपके साथ में खड़े। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के साथ तो हमारा गठबंधन 2019 के चुनाव में भी था और तब तो आपने नहीं बोला। इसको तो 3 साल पुरानी बात हो गई, तब ना कोई फॉर्म किसान ना आंदोलन हो रहा था, ना इस तरह की बात थी। देखिए, अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ये एक पार्टी नहीं है, ये एक व्यक्ति की पार्टी रह गई है। ये व्यक्ति की पार्टी जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब उस बात को समझिए, ये वो नरेंद्र मोदी हैं जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब भी किसी आंदोलन के सामने झुकते नहीं थे, और ये जब से 2014 से देश में आए तो इन्होंने झुकना नहीं सीखा। चाहे वो छात्रों का बड़ा आंदोलन हो इस देश में, रोहित वेमुला वाला हुआ हो, या जेएनयू के आंदोलन अलग अलग तरीके से हुए हो, चाहे पूरे देश में CA/NRC का हो, सरकार तब भी नहीं झुकी, चाहे मजदूर यूनियनों का बड़े अलग अलग जगह पर उन्होंने आंदोलन किया तब भी नहीं झुके, ट्रेड यूनियन ने किया, बैंक कर्मचारियों ने किया, छात्रों का आंदोलन किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क। पर आशुतोष भाई, आपने कहा, मेरी बात तो जी, लेकिन फिर उसी समय लगातार उपचुनाव के रिजल्ट आना शुरू हो गया। 3 लोकसभा का उपचुनाव जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई, फिर 29 विधानसभाओं के चुनाव जिसमें 22 हार गई। वो सवाल मैंने शहजाद से पूछा, शायद आपने सुना नहीं, मैंने शहजाद से पूछा कि चुनावी मुद्दा है ये। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। आपने एक बड़ी बात कही कि ये एक पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी है। मैं आपको एक बार मैं पलट के, आपके पीछे एक तस्वीर है, पलटे हैं आप जरा, थोड़ा सा पलट के देखें, उसमें अखिलेश जी की तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी। उससे पहले इस पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी थे, तो ये भी तो एक व्यक्ति की पार्टी है। आप कैसे कह सकते हैं दूसरे व्यक्ति की पार्टी है? क्यों नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनके पुत्र, पहले उनके पिता थे, अब उनके पुत्र हैं। हाँ, वो संरक्षक है, क्या परेशानी है भाई? कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी एक व्यक्ति की पार्टी है, आप लोग एक परिवार की पार्टी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं तर्कपूर्वक बात कर रहा हूं ना, मैं कोई बड़ी बात थोड़ी कर रहा हूं। बता दीजिए हमको, मैं बताता हूं। जिस दिन ये कानून हटाए गए, अंकित जी, भारतीय किसान यूनियन भारतीय जनता पार्टी के किसान यूनियन के अध्यक्ष ने पत्रकारों से बताया कि सुबह 8 बजे तक हमको नहीं पता था ये किसान कानून वापस लिए जाए। किसी को कोई खबर नहीं थी। ठीक है, अचानक सुबह 8 बजे आता, रुक जाइए मेरी बात पूरी होगी। फिर जो सर्वे आए उसमें हालात कोई खाली हारने की रात। एक सेकंड, अब देखिए अंकित जी, सबसे पहले तो वहां पे अंकित जी, सबसे पहले तो जो पार्टी एक कुनबे की पार्टी है, शहजाद अभी आप कह रहे थे, अभी शहजाद ये गलत बात होगी। आपको मैंने पूरा मौका दिया, उनको अपनी बात पूरा कर दीजिए, उनको मैं बीच में रिबट कर रहा हूँ, आपके पास वापस घूम के आऊंगा, सर्कल चलेगा सर, वापस आ जाऊंगा। उनको मंच नहीं दे सकते ना, आपको मुझे भी मंच देना है शो के खत्म होने से पहले। तो मैंने आपको दिया, इससे पहले भी दिया, अभी भी दूंगा, उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। और इन्होंने तो या तो किसानों से हार लें और या तो 2022 हार लें, और 2022 का रास्ता ही 2024 के रास्ते को खोलता है। अरे सर, यही तो दिक्कत है कि सब लोग, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आप भी हो, पूरे गणित में आपने मुझे यही समझाया कि 22-24 किसान, यानी कि सिर्फ रास्ता राजनीतिक ही समझाते आप मुझे रहे कि 22 और 24 के रास्ते कैसे बनते जाएंगे। रत्नाकर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो आज दम भर रही है किसानों का। अंकित जी, आप मेरे पास आने वाले थे। शहजाद, मैं एक एक करके आऊंगा, बाकी मेरे गेस्ट भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी आवाज महत्वपूर्ण है। मैं आपको मौका लेकिन जरूर दूंगा। समय समाप्त हो जाएगा। तो रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं शहजाद एक एक करके आपके पास में आ चुका, मुझे रत्नाकर जी के पास एक बार जाने दीजिए, मैं बाकी गेस्ट के पास भी जाना चाहता हूं। 1 मिनट, किसी को बोलने नहीं दे रहे हो आप लोग। और रत्नाकर त्रिपाठी जी, आरोप तो सबकी तरफ से एक ही जगह लग रहे हैं ना। अब शहजाद, उसका मैं क्या कर सकता हूं? जब ज्यादा लोगों को लगता है कि आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, हमारा समय खराब हो रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जैसे
शहजाद क्यों कर रहे हैं, समय व्यर्थ हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय रह गया है, मैं सबसे सवाल पूछूंगा, 45 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा। शहजाद, आपको भी मैं जब उतना ही मौका दूंगा, अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो सबका समय खराब होगा। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपसे समझना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो पिछले 10 साल तक इससे पहले सरकार में रही, अगर आज आप किसानों के पास खड़े होकर बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कांग्रेस ने क्या दिया, शायद जवाब यही होगा, शून्य। शायद नहीं, जवाब योगेंद्र यादव जी ने दिया। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी 70 साल में किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ, और ये बात मैं मानता हूं। ये अगर आप कहेंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को मानता हूं कि किसानों को इस देश में बहुत अधिक उपेक्षित किया गया और उपेक्षित किया जा रहा है। जब मैं पढ़ता था शुरुआत में, तो ये बताया जाता था कि देश की आत्मा गांवों में बसती है और देश की 80% आबादी किसान। उसमें तो आपकी जिम्मेदारी आप मानेंगे ना सर, कांग्रेस पार्टी की भी। जी मैं मान रहा हूं, मैं एकदम मान रहा हूं। हम न मान रहे होते तो हम उखड़े ना होते। अगर हमने हर पक्ष को ध्यान दिया होता तो आज हम उखड़े ना होते। इसे मानने में, इसे स्वीकारने में अंकित जी मुझे कोई भी मतलब गुरेज नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि हमने अगर किसान को खराब स्थिति में लाया तो आप सीधे बम पकड़ा के आईसीयू में आ रहे थे। मतलब कंपटीशन ये है कि किसने कितना ज्यादा नुकसान किया। आपके 45 सेकंड पूरे हुए सर। मैं एक बार फटाफट करमवीर चौधरी जी के पास जाना चाहता हूं, जो किसान को, जिन किसानों को लगता है कि ये कानून उनके हित में थे, उनका आगे का भविष्य क्या होगा, वो आगे क्या करेंगे? 3 लाख किसान तो पहले आत्महत्या कर चुका, उससे ज्यादा पहले इस देश में हो चुका। और 2013 में जो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आनंद शर्मा उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थे, पीस क्लॉज लेके आए थे। योगेंद्र यादव सुन रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। और वो पीस क्लॉज 3 साल के लिए लेके आए थे। 3 साल बाद MSP खत्म हो रहा था। स्थिति ये है कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे समाजवादी पार्टी के, भैया 2016-17 में 18,000 करोड़ का गन्ना पिराई हो रहा था आपकी सरकार में। आज 36,000 करोड़ का गन्ना पिराई किसानों का हो रहा है। आप 10,659 करोड़ का बकाया छोड़ के चले गए। अभी 4 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के सीधे खाते में आया है। आपने 5 साल में 95,000 करोड़ रुपए का कुल कराया था। तो कमी आपने पूरी तरीके से जो कर सकते थे वो आपने करी। ठीक है, अब आप जो है फिर कह रहे हैं। और मेरा अपने मित्र से, कांग्रेस मित्र से एक सवाल है कि भैया राजस्थान में जो कर्जा माफी का वायदा करके आए थे राहुल गांधी, 45 कुर्की वारंट, 1 मिनट, 45 सेकंड से सबको ईमानदारी से दे रहा हूं। 45 सेकंड आपके हो गए। पुष्पेंद्र जी, आपके पास आना चाहता हूं 45 सेकंड के लिए, और आपसे ये समझना चाहता हूं पुष्पेंद्र जी, किसानों को, जैसे योगेंद्र जी ने बड़ी साफ गोई से यह बात कही कि MSP पर कुछ बहुत हासिल हुआ नहीं है, तो अगर हासिल नहीं हुआ तो क्या किसान नेता जाकर बताएंगे कि इतने बड़े लंबे संघर्ष को, अगर जैसे आप कह रहे हैं हम दोबारा देखते रहेंगे, कुछ और होगा, तो क्या आप संगठित कर पाएंगे दोबारा, अगर सरकार को लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? देखिए, MSP पर जो कीमतें तय होती है वो C2 + 50% पर होंगी, और MSP की लीगल गारंटी इस देश में सरकारों को देनी पड़ेगी। ये सारे देश में संदेश चला गया है, और ये संदेश भी चला गया है कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि इनको इलीगल गारंटी दी जाए, इसीलिए इन्होंने इसके विषय में कमेटी बनाई है। ये चाहते तो साल भर से होमवर्क किया जा रहा था, हम लोगों ने भी इनको फीडबैक दिया, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं ने इनको फीडबैक दिया था। ये MSP की लीगल गारंटी बहुत आसानी से दे सकते थे जब किसान जा रहे थे, लेकिन इसको कमेटी में डाल करके इन्होंने देश के किसानों को संदेश दे दिया कि हम इसको विषय को उलझाना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। लेकिन किसान बहुत मजबूत है। 1 महीने बाद इसका निरीक्षण किया जाएगा, किस प्रकार से इन्होंने जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है और किस प्रकार के मेंबर इन्होंने उस कमेटी में डाले हैं। ठीक है, यदि नहीं होता है तो भारी और बड़ा संघर्ष पुनः होगा। पर क्या दोबारा इस तरीके का संघर्ष बन पाएगा? क्योंकि योगेंद्र जी बहुत सारे इस तरह के आंदोलनों में रहे हैं। उससे पहले मैं शहजाद के पास जाना चाहता हूं। शहजाद, बहुत सारी बातें आपको कहनी थी, 45 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं। आपसे यह जानना चाहता हूं, सरकार का अब आगे का रुख क्या रहेगा? क्या सारा नफा नुकसान चुनाव को देखकर ही हुआ है?
देखिए अंकित जी, अगर चुनाव तक इसको रिड्यूस करना है तो जब से कानून लाए गए थे 100 चुनाव 100 बाईपोल्स हुए, उसमें 60 में बीजेपी की जीत हुई। तो चुनाव तो हम जीत रहे थे, ये चुनावों से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर बहरहाल आपने सवाल पूछा तो मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। अभी जो व्यक्ति कह रहे हैं, मैंने इनसे एक ही सवाल पूछा और मैं चाहूंगा कि आज योगेंद्र यादव जी, क्योंकि वो इतने बड़े किसान नेताओं के चिंतक भी है किसानों के, वो कहें कि क्या पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज वो लॉ लागू है या नहीं है, और कांग्रेस पार्टी जो इतना दावा कर रही है किसानों की बात करने का, वो इन कानून को वापस लेने की बात क्यों नहीं कर रही? क्यों वो कह रही है हमने तो इसको अलग कर दिया है, अब ये लागू नहीं होता, इसको वापस खत्म करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, जहां तक राजस्थान की बात है तो वहां पर कर्ज माफी की 10 दिन में बात की थी राहुल गांधी ने। आज तक क्या राजस्थान के किसानों की कर्ज माफ हुए हैं? राजस्थान की सरकार ने बाजरा के किसानों को कोई एमएसपी पर दाम नहीं दिया है। ये बात राजस्थान की सरकार के ऊपर आती है। क्या यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं, सर 45 सेकंड आपको दिए ईमानदारी से, टाइमर चला के 45 सेकंड पूरे। योगेंद्र जी, अंत में आपके पास आ रहा हूं और आपसे 2 चीजों पर 45 सेकंड में ही, सर सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, जवाब चाहूंगा। एक, नंबर 1, क्या इससे किसानों को, जो आपको भी पता है कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, उसको धक्का नहीं लगा? और दूसरा जो आप पे आरोप लग रहा है, सेलेक्टिवली आंदोलन होते हैं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं हो रहे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं। योगेंद्र जी, पहले तो मैं शहजाद भाई की सूचना के लिए बता दूं, देश के 18 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है इस वक्त, शायद 20 में हो गया होगा अब तक, और किसान संगठनों ने इन तमाम जगह प्रदर्शन किया है। दिल्ली में आके मोर्चा डालने से पहले पंजाब के संगठनों ने मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के घर के बाहर 7 दिन का धरना दिया था। सेलेक्टिविटी की बात तो यहाँ, बड़ा सवाल रिफॉर्म्स का। मैं समझता हूं बला टली, हिम्मत आई और अब असली रिफॉर्म्स शुरू होंगे। रिफॉर्म वो नहीं जो दिल्ली में बैठे हुए मिनिस्टर चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं या सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स चाहते हैं। अब वो रिफॉर्म होंगे जो किसान चाहते हैं, यानी कि उनके वाजिब दाम की गारंटी, यानी कि उनकी फसल का सचमुच ऐसा बीमा जो मिल सके, यानी कि मंडियों की संख्या में वृद्धि, यानी कि सीमांत किसान को सचमुच एक क्रेडिट कार्ड, इन सब चीजों पे विचार होगा। सर रिफॉर्म की जरूरत है और रिफॉर्म आगे बढ़ेगा। बस एक बात जाते जाते कह दूं, शहजाद भाई ने बड़े सुंदर शब्द आज इस्तेमाल किए, पवित्र आंदोलन, लोकतंत्र, विनम्रता। मैं इन्हें खुरचूंगा तो जायका खराब हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई आप। चलिए अब इसको इसी पर छोड़ देता हूं, क्योंकि वरना ये फिर से एक राजनीतिक मोड़ इसका हो जाएगा पूरी बहस का। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सामने जरूर आए, और उम्मीद है कि लोगों को, दर्शकों को भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेंगे। एक बात बिल्कुल स्पष्ट रही इस किसान आंदोलन से, किसानों के लिए या किसी भी वर्ग के लिए कोई भी सरकार या कोई भी राजनेता अगर कुछ भी सोचेंगे तो अगली बार कम से कम उन्हें इतना जरूर जहमत उठानी पड़ेगी, इतनी सारी कंसल्टेंसी, इतने सारे दौर की बातें अगर पहले कर लेंगे तो शायद इतना गतिरोध बनेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। सवाल पब्लिक का मैं आज इतना ही, अब मुलाकात होगी सोमवार को।